नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं नेक्सा के खिलाफ एक और वीडियो लेकर। दोस्तों, अभी तक हमारे विश्वसनीय सूत्रों से यह बात सामने निकल कर आ रही है, लेकिन इस बात की हमारा चैनल अभी तक कोई पुष्टि नहीं करता है। जो बात सामने निकल कर आ रही है वह यह है कि जो नेक्सा पीढ़ी लोगों ने जो सेक्शन कोर्ट में जमानत की अपील दायर की थी वह खारिज हो चुकी है। नेक्सा पीड़ित लोगों के पास अब जो दूसरा रास्ता वह हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट में जहाँ तक संभव है बेल मिल जाएगी इसमें, क्योंकि दोनों पक्ष जब राजी होते हैं तो आराम से बेल मिल जाती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। ये अभी जो टाइम चल रहा है वो आपके संयम की घड़ी है, तो कृपया कर घबराए नहीं। एक दूसरे पर कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाएं। आप लोगों ने जो अभी तक एक दूसरे पर संयम बना के रखा है वह बनाए रखें, तथा एक दूसरे से विश्वास ही आपकी असली ताकत है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। यदि और कोई अपडेट सामने आती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, और यदि आपके और कोई सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए जिसमें आपको ये पता चलेगा सेक्शन कोर्ट में ज़मानत क्यों खारिज होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी संज्ञेय अपराध में अगर किसी आरोपी की ज़मानत अर्जी खारिज हो जाती है तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, मतलब कि आप कितनी बार कोर्ट में ज़मानत अर्जी पेश कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर अगर कोई पॉस्को का केस है या फिर कोई डकैती का केस है या फिर कोई चोरी का केस है या फिर कोई मर्डर का केस है या फिर कोई अपहरण का केस है, कोई भी संज्ञेय अगर अपराध है और ऐसे मामले में अगर एक बार कोर्ट में ज़मानत अर्जी पेश की जाती है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोर्ट से वो ज़मानत अर्जी खारिज हो जाती है तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, कितनी बार आप कोर्ट में ज़मानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मुझसे कई लोगों ने किया था, तो फिर मैंने प्लान किया कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि इस तरह के जो डाउट्स हैं वो लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा मैं वीडियो बड़ा करने की कोशिश नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि 2-3 मिनट में मैं आपको सारा कुछ बता दूँ। मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा संज्ञेय अपराध हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ले लेते हैं, जो कि एक बड़ा संज्ञेय अपराध है लेकिन स्पेशल केस नहीं है। ठीक है, स्पेशल केस कौन से होते हैं, जैसे कि पॉस्को का केस है, डकैती का केस है, ठीक है ना, गैंगस्टर का केस है, ये जो है स्पेशल केस होते हैं। ठीक है ना, तो इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हालांकि मैं बात कर रहा हूँ संज्ञेय अपराध की। ठीक है, लेकिन स्पेशल ना हो। ठीक है, जैसे कि आईपीसी की धारा 307, ठीक है, ये जो है स्पेशल केस नहीं है लेकिन बड़ा संज्ञेय अपराध है। तो अगर ऐसे मामले में कोई थाने में एफआईआर दर्ज होती है और अगर आप एफआईआर के आधार पर अपनी ज़मानत कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको जो भी थाना है और जो भी जिस कोर्ट से वो संबंधित है उस कोर्ट में आपको ज़मानत अर्जी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पर आपकी ज़मानत अर्जी खारिज हो जाएगी, क्योंकि 307 के केस में लोअर कोर्ट को ज़मानत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, इसलिए लोअर कोर्ट इस तरह के मामलों में जो है आदेश नहीं कर सकता है, ना ही वो किसी को बेल दे। लोअर कोर्ट से ज़मानत अर्जी खारिज हो जाने के बाद आपके वकील को चाहिए कि वो जिला जज के यहाँ पर बेल डाले। ठीक है, क्योंकि आईपीसी की धारा 307 में लोअर कोर्ट को ज़मानत देने का अधिकार नहीं है। आप ये ना सोचें कि अगर ज़मानत देने का अधिकार नहीं है तो आप लोअर कोर्ट में ना डाल करके सीधे जिला जज के यहाँ पर बेल डाल दें। नहीं, आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। रूल ये कहता है कि आपको पहले लोअर कोर्ट में बेल डालनी है, वहाँ से आपको बेल खारिज करानी है, बेल आपकी खारिज होगी, उसके बाद आपको जिला जज के यहाँ डालना है। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट जिला जज के यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे आपका वकील जिला जज को कन्वेंस करेगा कि भाई दिखाने की कोशिश करेगा कि ये एफआईआर जो है झूठी है या फिर इसमें साजिशन आरोपी को फंसाया जा रहा है। ठीक है, या फिर एफआईआर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा गया या फिर कोई भी कमी पेश करेगा एफआईआर के रिगार्डिंग। ठीक है, और उस आधार पर वो जिला जज को कन्वेंस करने की कोशिश करेगा। अगर आपका वकील जिला जज को कन्वेंस करने में कामयाब हो जाता है तो हो सकता है कि आपको जिला जज के यहाँ से आरोपी व्यक्ति को ज़मानत मिल जाए। ठीक है, अगर जिला जज के यहाँ से भी ज़मानत अर्जी खारिज हो जाती है तो ऐसे मामले में आप हाई कोर्ट से ज़मानत करा सकते हैं, हाई कोर्ट में बेल डाल सकते हैं और वहाँ से आप अपनी ज़मानत करा सकते हैं। और वहाँ पर भी ये सारा कुछ पेश करना पड़ता है, वहाँ पर भी ये दिखाना पड़ता है कि आरोपी को झूठा फंसाया जा रहा है, एफआईआर प्रॉपर नहीं है, एफआईआर में ये कमी है, गवाह आई विटनेस नहीं, जो भी घटना है उसका कोई आई विटनेस नहीं। हम कमियों के आधार पर ज़मानत ले पाते हैं।
तो ये पूरा प्रोसेस है एफआईआर पे ज़मानत लेने का। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कोर्ट में चार्जशीट आ चुकी है, सबसे पहले थाना चार्जशीट को उस कोर्ट में भेजेगा जिससे वो संबंध रखता है। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले जो चार्जशीट है वो लोअर कोर्ट में जाएगी, वहाँ पर फाइल कमिट होगी, उसके बाद जिला न्यायालय को भेज दी जाएगी, क्योंकि आईपीसी की धारा 307 का केस जिला न्यायालय को सुनने का अधिकार है, लोअर कोर्ट उसमें सुन ही नहीं सकता, ठीक है। तो फाइल वहाँ पर कमिट होकर के वो फाइल को भेज दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जिला जज के यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जमानत की अर्जी के लिए कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र कर दी गई है लोअर कोर्ट से जिला जज के यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आपको लोअर कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जिला जज के यहाँ पर ही बेल अर्जी डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर अगर आप कन्वेंस करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं या फिर आपका वकील ठीक से जिला जज को ठीक से कन्वेंस नहीं कर पाता है, तो ऐसे मामले में अगर कन्वेंस कर लेता है तो आरोपी व्यक्ति को जमानत मिल जाएगी। अगर कन्वेंस नहीं कर पाता है तो जमानत अर्जी खारिज कर दी जाएगी। तो ऐसे मामले में आप हाई कोर्ट में जमानत अर्जी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया होगा, अब ये भी समझ लीजिए कि अगर आपने कोई एफआईआर के आधार पर लोअर कोर्ट में आपने जमानत की अर्जी डाली और अगर वो खारिज हो जाती है, तो आप ये नहीं है कि 10 दिन या 15 दिन के बाद आप दोबारा एफआईआर के आधार पर ही दोबारा से कोर्ट में अर्जी डाल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। अगर जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है तो आपको क्या करना होगा, लोअर कोर्ट से अगर जमानत अर्जी खारिज हुई है तो आपको जिला जज के यहाँ जाना होगा, वहाँ पर जमानत अर्जी डालनी पड़ेगी। अगर वहाँ से भी खारिज हो जाती है तो आप ये नहीं कि महीना 2 महीने के बाद आप दोबारा से जमानत अर्जी के लिए अप्लाई कर दें, बिल्कुल नहीं। आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, वहाँ से अपनी ज़मानत करानी पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मान लीजिए कि एफआईआर के आधार पर आपकी ज़मानत खारिज होती है, ठीक है, और उसके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 8-10 दिन बाद कोर्ट में चार्जशीट आ जाती है, ठीक है, तो आप चार्जशीट को आधार बना करके उसी लोअर कोर्ट में दोबारा से जमानत अर्जी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 2 बार डाल सकते हैं। लेकिन आप ये ना सोचें कि आप सिर्फ एफआईआर के आधार पर ही आप 2 बार जमानत के लिए बेल एप्लीकेशन डाल देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप एफआईआर के आधार पर कोई बेल एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अगर वो खारिज हो चुकी है और उसके बाद अगर चार्जशीट आ जाती है तो चार्जशीट के आधार पर आप दोबारा से डाल सकते हैं। अगर चार्जशीट में कोई ऐसी चीज़ ओपन होके आ रही है या फिर ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई आई विटनेस प्रॉपर गवाही नहीं दे रहे हैं या फिर गवाहों की बयान आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप चार्जशीट को आधार बना करके कोर्ट में दोबारा से बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब ये वीडियो देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि हाई कोर्ट में से जमानत कैसे मिलती है। वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह जानकारी देने वाला हूं कि भाई किन धाराओं के अंदर, किन कंडीशन के अंदर ज़मानत के आवेदन किए जाते हैं, कौन से कोर्ट के अंदर किन धाराओं में किया जाता है, और ये जो कैसे पता चलता है कि हमें कौन सी धारा में कहाँ पे आवेदन करना है। तो बेसिक सी चीज़ आपको इस तरह से समझ लेना चाहिए दोस्तों कि जितने भी न्यायालय होते हैं ना, उन न्यायालयों का एक थाना भी होता है। मतलब एग्जाम्पल को तो आपको पता होगा, ये तो बेसिक सी चीज़ है कि भाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग थाने होते हैं। तो वो जो अलग अलग थाने होते हैं ना, उनको अलग अलग न्यायालय भी दिए गए होते हैं कि भाई आपका मामला इस न्यायालय में चलेगा, फला का मामला उस न्यायालय में चलेगा, फला थाने का किसी और न्यायालय में चलेगा। तो बेसिक सी चीज़ तो ये है कि अलग अलग थानों के अलग अलग न्यायालय होते हैं। एफआईआर कटने के बाद 57 सीआरपीसी में प्रोविजन है सरी कि भाई संबंधित न्यायालय को कॉपी भेजी जाती है एफआईआर की। इन्वेस्टिगेट करते हैं या इंक्वायरी करते हैं पुलिस वाले, जो भी करना होता है उनको। अगर अरेस्ट करते हैं किसी व्यक्ति को तो सर्वप्रथम जो आवेदन होगा ना, वो होगा 437 सीआरपीसी के तहत। तो दोस्तों ये 437 सीआरपीसी में जो आवेदन कोर्ट के अंदर किया जाता है, ये लोअर कोर्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये लोअर कोर्ट है। ये सुनते हैं 437 सीआरपीसी के अंदर जमानत के आवेदन को। अगर उनके पावर के अंदर होता है और ऐसा लगता है उनको कि हाँ भाई मैं दे सकती हूँ इसमें ज़मानत, तो वो दे सकती हैं। अगर लगता है कि भाई उनके पावर के ऊपर की बात है, एग्जाम्पल के तौर पर 307 का मामला है, 302 का मामला है, उनको राइट ही नहीं है देने का, पावर ही नहीं है इतना, तो ऐसी स्थिति के अंदर जाहिर सी बात है खारिज होगा। या कुछ भी ऐसा अपराध है जो मतलब आपका जो आवेदन है खारिज कर दिया, कुल मिलाकर के 437 सीआरपीसी खारिज कर दिया, तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है फिर सेशन कोर्ट के अंदर। सेशन कोर्ट के अंदर आप जाएंगे 439 सीआरपीसी में। अगर वहाँ पे एक्सेप्ट हो गई आपकी तो बेहतर है। अगर वहाँ से भी खारिज हो जाती है तो आपको फिर हाई कोर्ट भी 439 में जाना है। अगर वहाँ से भी खारिज होती है तो आगे तक आपको सुप्रीम कोर्ट तक 439 में ही जाना है। तो 439 स्टार्ट हो जाती है आपके सेशन कोर्ट से। अब हम बात करें कि भाई कुछ विशेष कोर्ट भी बने हुए हैं, जैसे कि विशेष कोर्ट कौन सा हो गया अपना SC/ST कोर्ट और पोक्सो कोर्ट, नाबालिग बच्चों के साथ जो भी कोई दुष्कर्म करेगा या जो भी कोई गलत एक्ट करेगा उसके लिए अलग से लैंगिक अपराधों के लिए बन चुका है पोक्सो कोर्ट। तो इन दोनों कोर्टों के अंदर डायरेक्ट 439 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र जमानत पेश किया जाता है।
एक्सेप्ट हो गई तो बेहतर है, अदरवाइज़ आपको हाई कोर्ट तक 439 में और सुप्रीम कोर्ट तक 439 में जा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इनका भी कोई थाना होता है कि इनके सारे थाने हैं, पूरे ज़िले के जितने भी पॉक्सो से रिलेटेड होंगे, एक ही कोर्ट बना हुआ है उसके लिए, पॉक्सो कोर्ट तो उसमें चलेगा। विशिष्ट न्यायाधीश कोर्ट SC/ST कोर्ट जो बना हुआ है वो एक बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो तो सारे थानों को रिप्रेजेंट करेंगे ये दोनों कोर्ट, लेकिन ये जो लोअर कोर्ट हैं, ये जो इनके मामला, जैसे एग्जांपल के तौर पे 302 का मामला आ गया, कोई मामला 302 का है तो पहले तो वो लोअर कोर्ट में पेश होगा, फिर वो कमिट होगी फाइल, क्योंकि उसकी पावर में नहीं है, वो सुन नहीं सकती उस केस को, तो वो सेशन केस है, तो फिर उसको कमिट कर लेते हैं सेशन कोर्ट वाले, सेशन कोर्ट कमिट कर लेता है उस फाइल को, ऊपर चलता है वो केस। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले ज़मानत चाहता है तो उसके लिए भी प्रोविज़न है दोस्तों। 438 CRPC में अग्रिम ज़मानत के लिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन SC/ST कोर्ट के मामले के अंदर, SC/ST के मामले के अंदर 438 में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, बाकी सब में कर सकते हैं। अब आती है बात कि भाई 436 CRPC भी एक प्रोविज़न है जो कि थाने पर ज़मानत की बात करता है। अगर थाने वालों को लगता है कि भाई जो ऑफेंस है वो बेलेबल है, या जो ऑफेंस है, जो कंप्लेंट आई थी वो इतनी जेन्युइन नहीं है जितनी उस रिपोर्ट के अंदर बातें कही गई थी, और उनको लगता है कि इस बंदे को अपन को ज़रूरत नहीं है कस्टडी में रखने की, कोर्ट के अंदर पेश करने की, इसकी 437 CRPC में ज़मानत ले सकते हैं थाने पे, तो वो ले सकते हैं 437 CRPC में। ये और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।